हेलो, नमस्कार। स्वागत है फिर से आप लोग का एक बार सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आज हम लोग नीट 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। नीट 2021 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन करते हैं और इस सीरीज़ में मैं आपसे नीट 2021, उसके बाद 2020 और 2019 तक के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करूँगा। उसके बाद मैं आप लोग को 2-3 आपके मॉडल टेस्ट पेपर दूंगा। ये गिनती के 15-16 दिन बचे हैं आप लोग के नीट के। हम लोग नीट 2021 के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन चालू करते हैं। क्वेश्चन पहला ये आपका कोशिका सेल से है। 10 सेल कोशिका सेल से, जब गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र की 2 बराबर भुजाओं के मध्य में स्थित होता है तब ये क्या कहलाता है। देखिए, गुणसूत्र जो आपको दिखाई देगा उसमें आपको गुणसूत्र के में एक जगह संकुचन दिखाई देगा जिसको हम लोग प्राथमिक संकुचन बोलते हैं, और उस पर गुणसूत्र बिंदु, ये गुणसूत्र बिंदु है। ठीक है जी, ये प्राथमिक संकुचन और गुणसूत्र बिंदु कहलाता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और इसी का नाम सेंट्रोमियर। इंग्लिश में इसको सेंट्रोमियर और हिंदी में गुणसूत्र बिंदु बोलते हैं। जब गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र की 2 बराबर भुजाएं और ये बिल्कुल बीचों बीच में हो अगर, तो ये भुजा और ये भुजा एकदम बराबर भुजा बन जाती है। इस तरह के गुणसूत्र बिंदु को हम लोग मध्य केंद्रीय गुणसूत्र कहते हैं। जब गुणसूत्र बिंदु बिल्कुल मध्य में होता है तो उसको मध्य केंद्रीय गुणसूत्र बिंदु बोलते हैं। ठीक है जी। और अगर ये मध्य में ना हो के मध्य से थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो एक बड़ी भुजा बन जाती, एक छोटी भुजा बन जाती। उस केस में, उस परिस्थिति में हम लोग उसको उपमध्य केंद्रीय, ये उपमध्य केंद्रीय है और ये आपका मध्य केंद्रीय है। ठीक है जी। तो ये आपके सवाल का जवाब हो गया। आपको किसको चुन लेना है? आपको चुन लेना है मध्य केंद्रीय गुणसूत्र बिंदु को। ओके। इसी तरह से इसमें देखिए 2 तो डिस्कशन हो गए हम लोग के 2 उसने और दे रखे हैं, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक अंतः केंद्रीय दे रखा है और अग्रमध्य बिंदु दे रखा है। ये क्या होते हैं? इसमें जब बिल्कुल आखिरी में ये गुणसूत्र बिंदु हो, एकदम लास्ट में, और एक ही भुजा बनी, इसको हम लोग अंतः केंद्रीय बोलते हैं। और इसमें अग्र बिंदु में ये ऑलमोस्ट सिरे पे होता है, लगभग एक सिरे पे होता है, इसको हम लोग एक्रोसेंट्रिक या अग्रमध्य बिंदु बोलते हैं। तो ये आपका अग्रमध्य बिंदु है और ये आपका अंतः केंद्रीय है। ठीक है, सब समझ में आ गया आपको चारों ये पॉइंट? ओके। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन का जवाब आपका क्या हो गया? इस वाले क्वेश्चन का जवाब आपका हो गया, जब गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र की 2 बराबर भुजाओं के मध्य में स्थित होता है तब ये क्या कहलाता? तब ये मध्य केंद्रीय कहलाता है। ये वाला जवाब है इसका, उपमध्य केंद्रीय है। जब ये बिल्कुल बीचों बीच में ना हो के थोड़ा सा दाएं या बाएं को तरफ हो, आगे पीछे हो, तो एक भुजा छोटी एक भुजा बड़ी बन जाती। ठीक, ओके। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन इसी आपके नीट 2021, ये आखिरी बार मैं बोल रहा हूँ आपको, इसके बाद नहीं बोलूँगा कि ये 2021 के क्वेश्चन पेपर का हम लोग प्रश्न पत्र का डिस्कशन कर रहे हैं। ओके जी। तो इस बार ये कह रहा है समीकरण GP(R - R) = NPP में R किसे निरूपित करता है? तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है सकल उत्पादकता, सकल प्राथमिक उत्पादकता, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सकल प्राथमिक उत्पादकता, इसको बता रहा है। ये क्या होती है? तो आप जानते हैं कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं जो पादप जब सूरज की किरणों में मौजूद ऊर्जा का इस्तेमाल करके वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के सहायता से कार्बन का यौगिकीकरण करता है, स्थिरीकरण करता है, तो बनाता है वो ग्लूकोज। ठीक है। उत्पादकता, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ये हमारे पादप जगत जो है, पादप जगत के सदस्य जो हैं, क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल है उसकी सहायता से सूरज की किरणों में मौजूद ऊर्जा का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद कार्बन का फिक्सेशन करता है, स्थिरीकरण करता है, यौगीकरण करता है और ग्लूकोज को उत्पादित करता है। तो जितना भी ये प्राथमिक, मतलब ये जितना भी उत्पाद बना रहा है वो उसकी सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है।
ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन जितना भी बनाया उसमें वो कुछ उसका इस्तेमाल भी तो करेगा अपने ज़िंदा रहने के लिए। तो श्वसन में वो इसी का जो पदार्थ बना उसी का वो विघटन करके अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो कुछ भाग ऐसा है, जैसे मानिए 100 ग्राम उसने ग्लूकोज बनाई और 10 ग्राम ग्लूकोज उसने अपने जीवन यापन के लिए इस्तेमाल कर ली, तो बच्ची कितनी 90। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सकल प्राथमिक उत्पादकता, उसमें से रेस्पिरेटरी लॉस श्वसन हानि, रेस्पिरेटरी लॉस श्वसन हानि, तो सकल प्राथमिक उत्पादकता माइनस श्वसन हानि। अब जो आपके पास बचेगा वो शुद्ध लाभ बचेगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, ये हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में नहीं समझ में आई फिर से समझिए। मानिए आपने एक दुकान खोली और उस दुकान में आप बेच रहे हो देसी घी, और आप रोज़ 10 किलो देसी घी बेचते हो जो 100 रुपये लागत है आपकी, और इसको आप 150 रुपये का बेच देते हो। ठीक है, तो आपको बचत कितनी हुई? तो 150 में से 100 तो माइनस करोगे ना, क्योंकि ये आपने ख़रीद के लाए हो देसी घी। 150 रुपये का सामान बेचा और 100 रुपये का आप ख़रीद के लाए थे, तो बचेंगे कितने आपके हाथ में? 50। बात समझ में आई? तो यहाँ पे आपने जितना भी पौधे ने जितना भी ग्लूकोज को उत्पादित किया उसमें से कुछ उसने इस्तेमाल कर लिया किसमें? अपने श्वसन के लिए। तो ये जो GPP माइनस R इज इक्वल टू NPP है, ये है आपकी सकल प्राथमिक उत्पादकता माइनस R श्वसन हानि, उसमें से अपने श्वसन में उसने इस्तेमाल कर लिया श्वसन हानि। ये आपकी है नेट शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। तो यहाँ पे R किसको निरूपित कर रहा? R निरूपित कर रहा श्वसन हानि को। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसको विकल्प को चुन लीजिए, यही सही जवाब है। ठीक है जी। तो पिछले वाले क्वेश्चन की हम लोगों ने बात करी थी। पिछला वाला क्वेश्चन आपका 10 सेल से था, 8वां चैप्टर अपने क्लास 11 बायोलॉजी का, और ये वाला आपका इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र से है, सेकंड वॉल्यूम 14 नंबर का चैप्टर, 14 नंबर चैप्टर। ठीक, आगे चलूँ? चलिए आगे चलते हैं जी। अब हम लोग आ गए हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। कह रहा जी सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करिए। सक्रिय कोशिका विभाजन की क्षमता वाली कोशिकाएं, ऐसी कोशिकाएं जो सक्रिय एक्टिव सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट, जहाँ पे एक्टिव सेल डिवीजन हो रहा, तो इस तरह की कोशिकाएं जिनमें सेल डिवीजन की क्षमता होती, कोशिका विभाजन की क्षमता होती, उसको विभाज्योतकी सेल्स या विभाज्योतकी ऊतक बोलते हैं। तो ए के अपोजिट ए के साथ चला जाएगा दूसरा, ए के अपोजिट आ जाएगा 2। एक ऊतक जिसमें सभी कोशिकाएं की संरचना समान है, कार्य की दृष्टि से समान है, ऐसा ऊतक सरल ऊतक कहलाता है। तो वो ऊतक क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का समूह जिनकी की उत्पत्ति एक जैसी हो, जो एक जैसा कार्य कर रहे हो, उसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। ऊतक कोशिकाओं का वो समूह है जिनकी उत्पत्ति एक समान हो और एक समान कार्य कर रहे हों। तो यहाँ पे एक ऊतक जिसमें सभी कोशिकाएं समान संरचना की और कार्य की दृष्टि से समान है, उसके लिए हम लोग सरल ऊतक बोलते हैं उसको। तो बी के अपोजिट आ जाएगा 4। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं वाला, उसको हम लोग जटिल ऊतक बोलते हैं। तो ये आपको वेस्कुलर टिश्यू जो है हमारे जाइलम और फ्लोएम अलग अलग कंपोनेंट के बने होते हैं। संवहन ऊतक जो होते हैं उसमें एक ही तरह की कोशिकाएं नहीं है, अलग अलग तरह की कोशिकाएं हैं। तो विभिन्न तरह की कोशिकाओं वाला ऊतक संवहन ऊतक इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो सी के अपोजिट आ जाएगा 1। और डी अत्यधिक मोटी भित्ति तथा सक्रिय गुहिका, ये किसकी होती है? स्क्लेरिड्स की होती है। इनकी भित्ति बहुत मोटी हो जाती, भित्ति मोटी हो जाने से गुहिका सक्रिय हो जाती तथा ये मृत कोशिकाएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरिड। डी के अपोजिट आ जाएगा 3। तो A2 B4 C1 D3 2 4 1 3। अब हमारे किस विकल्प में 2 4 1 3 दे रखा है, हम लोग उसको देखते हैं और वही विकल्प को चुन लेंगे। ठीक है, 2 4 1 3 हम लोगों ने बनाया विभिन्न सक्रिय कोशिकाओं वाला। ए के अपोजिट आ जाएगा 2 4 1 3, ये वाला हमारा जवाब हो गया। विकल्प नंबर 3 का चयन कर लीजिए, यही सही जवाब है।
ओके, चलिए आगे चलें। 3 क्वेश्चन डिस्कशन हो गए और ये क्वेश्चन हमारा किस चैप्टर से? एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से। एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से ये क्वेश्चन है। ठीक है जी। पुष्पी पादकों की शारीरिकी, उससे ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से पूछा जा रहा आपसे एक चौथा क्वेश्चन अब आ गया है। निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन 2 तरह का, समसूत्री और अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन में मानिए जो हमारी पेरेंटल सेल है, जो मातृ सेल है, पैतृक सेल या मातृ सेल, मानिए उसमें 46 क्रोमोसोम है। तो अर्धसूत्री विभाजन है तो 2 चरणों में कंप्लीट होता है। पहले होगा मियोसिस 1, पहला चरण कहलाता है मियोसिस फर्स्ट, जिसको कि हम लोग अर्धसूत्री विभाजन पहला बोला। तो 2 कोशिकाएं बन गई जिसमें आधे हो जाएंगे क्रोमोसोम 23। फिर होगा मियोसिस 2, जिसमें ये जो सेल्स बनी है, कोशिकाएं जो बनी हैं पहले मियोसिस फर्स्ट के कंप्लीट के बाद, ये अब मातृ सेल की तरह काम करेंगी और ये कोशिका भी 2 कोशिकाओं को जन्म देगी, ये कोशिकाएं भी 2 कोशिकाओं को जन्म देगी। तो कुल देखा जाए तो एक कोशिका से, एक मात्र कोशिका से मियोसिस कंप्लीट होने पे, मियोसिस 2 चरणों में कंप्लीट होता, मियोसिस कंप्लीट होने से अंत में आपके पास 4 कोशिकाएं हो जाती हैं। ठीक है जी। और इसमें अगर 46 क्रोमोसोम है शुरुआत में, तो अगली पीढ़ी में 23 और उसकी अगली पीढ़ी में भी 23। अब 23 के आधे नहीं होंगे, बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। ओके, अब होता क्या है मियोसिस फर्स्ट में? क्या होता है मियोसिस फर्स्ट में? ये जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये इक्वेटर प्लेट पे आके जब अरेंज हो जाते हैं तो ये पूरे का पूरा क्रोमोसोम इधर चला गया और पूरे का पूरा क्रोमोसोम अपोजिट दिशा में चला गया, इसलिए आधे हो जाते हैं। उसके बाद मियोसिस 2 में ये जो हमारा क्रोमोसोम है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम गुणसूत्र 20 से टूटता है और इसमें से आधा एक पोल की तरफ और आधा एक पोल दूसरे पोल की तरफ चला जाता है। ठीक, ये होता है। तो अर्धसूत्री बिंदु का विभाजन किस में होता है? मियोसिस 2 में होता है। मियोसिस 2 की किस अवस्था में? मियोसिस 2 की अवस्था है वो एनाफेज में। एनाफेज, तो आप जानते हैं एनाफेज पश्चावस्था जिसको बोलेंगे, पश्चावस्था में एनाफेज 2 में ये गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता। तो पश्चावस्था 2 में गुणसूत्र बिंदु विभाजित हो जाता। तो आप चुन लीजिए विकल्प नंबर, ये तो चुनना ही नहीं है आपका मेटाफेज 1 वाला तो चुनना ही नहीं है, क्योंकि मेटाफेज 1 मियोसिस 1 को दर्शा रहा। हमारे पास 3 विकल्प थे जो कि हो सकते थे। कौन कौन से? ये पश्चावस्था, अंत्यावस्था, मध्यावस्था। तो इसमें से मध्यावस्था में तो ये इक्वेटर प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं, पश्चावस्था में बीच में से टूट के आधा इधर आधा उधर जाने लगते हैं, और अंत्यावस्था में अपने अपने पोल पे पहुंच के डिकंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो पश्चावस्था का चयन कर लीजिए। ये आपका कोशिका विभाजन वाले क्लास 11 की जो बुक है उसमें से कोशिका विभाजन वाले चैप्टर से आया, जो कि आपका 10वां चैप्टर है। तो विकल्प इसमें कौन सा ठीक है? पश्चावस्था 2 ठीक है। ठीक, चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित करिए, कर लेते हैं भाई सुमेलित करने में क्रिस्टी, थाइलाकॉइड, गुणसूत्र बिंदु, सिस्टर्नी। क्रिस्टी क्या है? क्रिस्टी आपके माइटोकॉन्ड्रिया में ये देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल झिल्ली, 2 झिल्ली वाला है, और इसकी अंदर की झिल्ली जो है, क्रिस्टी की अंदर की झिल्ली जो है, अंदर की झिल्ली ये अंदर की तरफ मुड़ जाती है और अंदर की तरफ मुड़ के उंगली नुमा उभार बनाती है, जिसको भी हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये क्रिस्टी आप लिख लीजिए सूत्र कणिका में माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका हिंदी में सूत्र कणिका में अंतर्वलित इनफोल्डिंग्स। तो ए के अपोजिट तो आप लिख लीजिए 3, ए के अपोजिट आप लिख लीजिए 3। अब आपको लगे हाथ एक ज्ञान और दे दूँ। देखिए, अगर आप पढ़ के जाते हैं, चीज़ों को क्रैक करने का तरीका समझ लीजिए। एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी है और आपको अपने फंडे क्लियर हैं,
तो ये वाला क्वेश्चन आपका 1 सेकंड का है। क्रिस्टी के अपोजिट जैसे ही आप गुण सूत्र में अंतर्वलन लिखते हैं ए के अपोजिट आ गया 3, तो ये चारों विकल्प को देखिए, केवल इस विकल्प में ए के अपोजिट 3 है। तो अगले मिलाने ना बैठ जाइए, अपनी समय बचा लीजिए। और समय का ही पूरा खेल है ये, नीट में क्रैक करना समय का ही पूरा खेल है। आपको क्रिस्टी पता है क्या होते हैं? क्रिस्टी सूत्रकणिका में अंतर्वलन होते हैं, उंगली नुमा उभार अंदर की तरफ, साइटोप्लाज्म की तरफ, कोशिका द्रव की तरफ होते हैं, जिन पे सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट है। तो इस पे क्रिस्टी को जैसे ही आपने इससे मिलाया ए 3, और इन चारों विकल्पों में केवल एक विकल्प में वो आपको ये बता रहा है कि ये ए के साथ 3 रख रहा। तो आप आगे के मिलाने की कोशिश ना करिए। हालांकि यहाँ मैं क्वेश्चन डिस्कशन करते हुए आपकी जानकारी के लिए बाकी पढ़ूंगा, लेकिन वहाँ आप समय बचा लीजिएगा। तो थाइलाक्वाइड्स क्या हैं? थाइलाक्वाइड्स आपको क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में ये थाइलाक्वाइड्स क्या करते हैं? एक के ऊपर एक सिक्के की तरह, जैसे सिक्के की आप गड्डी लगा दीजिए, इसी गड्डी को हम लोग ग्रेना बोलते हैं, जो आपको स्ट्रोमा में मिलते हैं। थाइलाक्वाइड तो लवक की पीठिका में चपटी थी झिल्ली नुमा थैली, इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 4, तो ये देखिए बी के अपोजिट 4, ठीक है। तो ये थाइलाक्वाइड्स क्या हैं? हरित लवक में आपको मिल रहे हैं झिल्ली नुमा थैली, चपटी थैली है, और ये थैली एक के ऊपर एक जब ये सिक्के की तरह गड्डी बना देती तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेना। और ये मिल किस में रहा है? पीठिका में, स्ट्रोमा में, जो ग्राउंड सब्सटेंस है जिसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं, हिंदी में पीठिका बोलते हैं। तो पीठिका में, लवक की पीठिका में चपटी झिल्ली नुमा थैलियाँ, तो थाइलाक्वाइड्स के साथ चला जाएगा 4। गुणसूत्र बिंदु क्या है? प्राथमिक कंस्ट्रिक्शन, जो अभी हम लोगों ने ऊपर एक क्वेश्चन में डिस्कस किया। गुणसूत्र में प्राथमिक संकीर्ण, सी के अपोजिट लिख लीजिए 1, सी के अपोजिट देखिए 1 आ गया। सब चीज़ें अपने आप मिलती चली जाएंगी। सिस्टर्नी क्या है? गोल्जी बॉडी में डिस्क के आकार की थैलियाँ होती हैं। तो बिल्कुल हमारा जवाब क्या हो गया? हमारा जवाब हो गया विकल्प नंबर ये, ठीक है जी। अब मैंने बोला आपसे, आपने समय बचाया, क्रिस्टी पढ़ते ही आपको जब ये ए के अपोजिट 3 मिल गया, तो भैया बाकी के मिलाने की कोशिश ना करो, समय बचा लो मेरे भाई। समय बड़ा बलवान, समय बड़ा कीमती है। इसको आप टिक करिए, 4 नंबर जेब में डालिए और आगे बढ़िए सीटी बजाते हुए। चलिए, हाँ जी, अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है द्विसंघी पुंकेसर किस में पाए जाते हैं? तो भैया मटर में पाए जाते हैं। ये आपके चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है जी। तो ये आपके पुष्पी पौधों को भी शारीरिकी में ये दे रखा है क्वेश्चन आपका। पुंकेसर क्या है? ये इकाई है नरजन्नांग की, पुंकेसर अगर ये एक ही संघ बनाते हैं, सब आपस में जुड़ जाते हैं तो एक संघी कहलाते हैं। और अगर ये 2 बंडल बना देते हैं पुंकेसर, तो वो द्विसंघी कहलाते हैं। 2 बंडल बना दिए उन्होंने, ठीक है जी, तो वो द्विसंघी कहलाते हैं। द्विसंघी आपको मिल रहा है मटर में, एक संघी आपको मिलता है चाइना रोज में, और नींबू में कैसा मिलता है? बहुसंघी। तो ये आपके चैप्टर नंबर 5 में दे रखा है एनसीईआरटी में। तो द्विसंघी पुंकेसर किस में पाए जाते हैं? आपका जवाब है मटर। चाइना रोज में, चाइना रोज गुड़हल जिसको बोलते हैं, एक संघी है। और नींबू सिट्रस में, नींबू में आपका बहुसंघी है। आपको किसको चुन लेना है? आपको चुन लेना है मटर में। 4 नंबर जेब में डालने, सीटी बजानी और आगे की तरफ चल देना है, ठीक है जी। चलिए हम लोग भी आगे चलें। अब हम लोग आ गए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है एक पादप के परागकोश से परागकणों का एक भिन्न पादप के वृत्तिकार पर स्थानांतरण के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, जिसमें परागकण के दौरान वृत्तिकार पर आनुवांशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागकण पाए लाए जाते हैं। तो ये है एक पादप पे ये लगा हुआ है फूल, और फूल भौरे ने खिलाया फूल को ले गया राजकुमार, इसके परागकोश से निकला, मैं निकला गड्डी ले के, रास्ते में एक मोड़ आया, वहाँ छोड़ आया, ये तो निकला भैया हमारा क्या? पॉलन ग्रेन परागकण, और ये जाके लैंड हो गया डुग 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 घूमता घूमता एक भिन्न पादप के वृत्तिकार पे जाके, ठीक है। तो देखिए जब इसी के वृत्तिकार पे अगर लैंड हो जाता, यहीं आके वो घर में ही शादी कर लेता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोगैमी, ठीक। यहाँ पे वो टर्म दिया नहीं हुआ
अब क्लिस्टोगैमी और चाज़्मोगैमी ये टर्म क्या है? उन्मिल परागकणी, अनुमली परागकणी, ये टर्म क्या है? तो क्लिस्टोगैमी कुछ एक ऐसे फूल हैं जो कभी भी खिलते नहीं हैं, वो क्लिस्टोगैमी दिखाते हैं। तो फूल खिला ही नहीं अगर, तो उसमें पुंकेसर और वर्तिकाक, हम तुम एक कमरे में बंद हो चाहे अभी खो जाए टाइप वाला सीन हो, तो उसके यहाँ से निकला अपने परागकोश से निकला परागकण उसी के वर्तिकाक पे गिर जाएगा। जो फूल कभी खिलते नहीं वो क्लिस्टोगैमी दिखाते हैं, अनुमली परागकण दिखाते हैं। और चाज़्मोगैमी क्या? चाज़्मोगैमी वो फूल जो खुल जाते हैं। तो इससे तो मतलब नहीं है, जो यहाँ पे आपको टर्म इन्होंने दे रखे हैं उससे मतलब नहीं है। अब आप आ जाइए परागनिषेचन और सजात पुष्पी परागकण, ठीक है। अब ज़िटनोगैमी और ज़ीनोगैमी ये वाला, अब देखिए 3 तरह के ये होता है हमारा, जो ये बोला गया कि एक पादप के परागकोश से परागकणों के भिन्न पादप के वर्तिकाक पर स्थानांतरण के लिए कौन सा शब्द यूज होता है? तो पॉलिनेशन जो है, पॉलिनेशन 3 तरह का है, ऑटोगैमी, ज़ीनोगैमी और ज़िटनोगैमी। इसमें आप लोग अक्सर परेशान हो जाए। तो ऑटोगैमी स्वनिषेचन, तो स्वनिषेचन में उसी पौधे के फूल से निकला। अब आप समझो उन 3 टर्म को, यहाँ तक बात समझाने के बाद ये 2 तो बात मैंने समझा दी। क्लिस्टोगैमी जब पौधा ये फूल कभी खिला ही नहीं, और चाज़्मोगैमी खिला फूल। हमें बात बतानी है निषेचन की, और निषेचन 3 तरह का आपकी बुक में डिस्क्राइब किया गया है, ऑटोगैमी, ज़िटनोगैमी, ज़ीनोगैमी, ठीक है। उसको आप समझ लीजिए। ऑटोगैमी क्या होती है? ऑटोगैमी होती है, ये मानिए फूल है और इस फूल में ये इसका वर्तिका और यहाँ पे परागकोश और इससे निकला परागकण और इसी पे आके लैंड कर गया, यहीं पे आके तो उसने निषेचन कर दिया, ये कहलाएगी ऑटोगैमी। अब यहाँ पे इससे निकला परागकण वो थोड़ा मस्त है और थोड़ा दूर तक निकल गया, और दूर तक निकल के लेकिन इसी पौधे पे लगे दूसरे फूल पे जाके गिर गया। इसी पौधे पे लगे दूसरे फूल, पौधा एक ही है लेकिन फूल दूसरा, तो दूसरे पौधे के वर्तिकाक पे जाके गिर गया, ये वहाँ जाके इसने निषेचन किया, तो ये कहलाएगा ज़िटनोगैमी। सजात पुष्पी, एक ही जात की सजात, सेम सजात पुष्पी परागकण कहलाता, ज़िटनोगैमी कहलाता। और अगर ये निकला और ये बावला होके बहुत दूर तक चला गया, दूसरे किसी पौधे के फूल पे जाके वर्तिकाक पे ये जाके लैंड हो रहा है और वहाँ पे ये निषेचन करवा रहा, तब ये कहलाएगा ज़ीनोगैमी, पर निषेचन। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि एक पादप के परागकोश से परागकणों के भिन्न पादप के दूसरा पादप है, तो ये है हमारा एक पौधा, उस पौधे पे ये एक टहनी और उस पे ये एक फूल, बावड़े में खिलाया फूल, यहाँ से निकला परागकण, डिग में निकला गड्डी लेके, और गड्डी लेके मैं दूर चला आया, ये दूर चला आया, यहाँ पे है ये दूसरा पौधा, उस पौधे की कई शाखाएं और उस शाखाओं पे एक बहुत प्यारा सा फूल, वहाँ आके ये लैंड कर गया, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ज़ीनोगैमी, पर निषेचन। इंग्लिश में ज़ीनो टर्म जो यूज़ होता है, ज़ीनो का मतलब होता है अननोन, पता ही नहीं, तो ये पौधे को थोड़ी ना पता ये कहाँ से आ गया है, मेरे घर आई एक नन्ही परी, कहाँ से आ गई है नहीं पता, पर निषेचन कहलाएगा, ठीक है। तो तीनों ही आपको मैंने बता दिए हैं कंडीशंस क्या हैं। और ये जो क्वेश्चन था आपके, ये क्वेश्चन आपके चैप्टर 2 से था, क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, लैंगिक जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उससे था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, घूम फिर के ये वाला आपका ऑटोगैमी, ज़िटनोगैमी, ज़ीनोगैमी आता ही रहता, हो सकता है इस बार फिर आ जाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट था, अच्छा था क्वेश्चन। चलिए आगे चलें। अच्छा बच्चों, ऐसा देखो, एक चीज़ और समझ लो, अभी तक केवल 7 क्वेश्चन डिस्कशन हुए हैं और 25 मिनट की वीडियो हो चुकी है। मैं 30-35 पे इसको ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि 90 क्वेश्चन की अगर वीडियो में एक डालूंगा तो ऑन एन एवरेज मैं देख रहा हूँ 4 मिनट लग रहे हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, समझाने में।
इस हिसाब से आपके लग जाएंगे 360 मिनट। 360 मिनट का मतलब हो गया वो आपकी वीडियो हो गई 6 घंटे की, जिसमें आप 10 बार बोर हो गए, 10 बार मुझे कोसोगे और 4 बार वीडियो से भाग जाओगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इसको 10-10 क्वेश्चन की वीडियो डालता हूँ, 9 वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलें। एक खेत में घास पात को समाप्त करने के लिए कौन सा पादप हार्मोन यूज़ में लाया जाता है, ये क्वेश्चन समझ लीजिए। तो पूछा गया है खेत में घास पात को समाप्त करने के लिए कौन सा पादप हार्मोन उपयोग में। ये आपकी एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन है, दे रखा है 2,4-D। ये क्या है भैया 2,4-D क्या? ये हमारा कृत्रिम ऑक्सीजन है, सिंथेटिक ऑक्सीजन है, जिसका कि पूरा नाम 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है। तो आपकी एनसीईआरटी में लाइन ये दे रखी है। तो 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसको रट लेना है, इसमें कॉन्सेप्ट समझने वाली कोई बात नहीं है। कुछ चीज़ें आपकी बुक बायोलॉजी में ऐसी जिसको आपने रट लेना, सिर दर्द की गोली की तरह दिन में 3 बार खाना है। ठीक है, तो खा लीजिए भाई गोली 2,4-D। ये क्या है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, आपकी एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है। तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर से ये है क्वेश्चन आपका, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पादप वृद्धि और विकास, ये हो गया आपका। चलिए आगे चलें। निम्नलिखित में से किस शैवाल में संचयी खाद के रूप में मैनिटॉल होता है? तो ये भी आपने रट लेना है। शैवालों की 3 श्रृंखला हैं या 3 आपकी फैमिलीज या क्लास है। कौन कौन सी? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। हरे शैवाल, हरे, भूरे, लाल। ठीक है, तो गबरू, गबरू, गबरू जवान पंजाबी में कहते हैं, एकदम कड़क जवान को गबरू। ग्रीन, ब्राउन, रेड, गबरू। तो ग्रीन, ब्राउन, रेड में ग्रीन, इसमें क्या होता है? इसमें होता है स्टार्च। भूरे में क्या होता है? भूरे में होता है मैनिटॉल। और इसमें क्या है? फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च। तो इसको रख लीजिए ऐसे भाई। ठीक, तो हरे शैवाल में जैसा कि आपको बताया होता है स्टार्च, भूरे शैवाल में मैनिटॉल और लाल शैवाल में फ्लोरिडियन, फ्लोरिडियन स्टार्च। अब इसमें एग्जांपल देखिए, वॉलवॉक्स कैसा है हमारा? वॉलवॉक्स हमारा हरा शैवाल है, यह जवाब हो नहीं सकता। यूलोथ्रिक्स कैसा हमारा? हरा शैवाल है। ग्रासिलेरिया कैसा है हमारा? लाल शैवाल है। तो एक्टोकार्पस बचा, और एक्टोकार्पस आप जानते होंगे कि भूरा शैवाल का एग्जाम्पल है, इसलिए आपको किसको चुन लेना है? आपको विकल्प नंबर 3 का चयन करना है, 4 नंबर जेब में डालने हैं और आगे बढ़ जाना है। तो जेल पर रखे इथेनियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डीएनए रज्जुकों को, ये आपके पादप जगत से था क्वेश्चन, क्लास 11 के 30 नंबर के चैप्टर से। जब यूवी विकिरण के अंतर्गत देखा जाता है तो वे कैसे दिखाई देते हैं? तो भैया ब्राइट ऑरेंज दिखाई देते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी से आपका है क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन है। तो ये हो गए आपके चमकीले नारंगी पट्टियाँ। मैंने बोला ना क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके स्ट्रेट लाइनर क्वेश्चन आते हैं कि आप 5 सेकंड 10 सेकंड में क्वेश्चन करें और आगे बढ़ जाएँ। तो ना नीली ना पीली ना लाल, ना नीला ना पीला ना हरा ना लाला। तो ये गाना है, रट लीजिए। चमकीली नारंगी पट्टियों के रूप में ये दिखाई देते हैं। इसको टिक लगाइए, आगे बढ़िए। आगे बढ़ने से अब मैं ले लूँ ब्रेक, क्योंकि अब हो गई है ये आपकी लगभग 30 मिनट की 10 क्वेश्चन हो गए। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। ये आपके क्वेश्चन अलग अलग मैं बना देता हूँ आपके 6-7 वीडियो, क्योंकि एक ही वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद। आप भी एक ब्रेक ले लीजिए, चाय कॉफ़ी पीजिए और लौट के आइए, तो हम लोग 111 से आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।